नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी शपथ। पीछे से आकर उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ धरा और मैं चौंक कर मुड़ी। एक पल के लिए मैं उसे देखती रही। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वह हंसी। वाह जी वाह, हमने तो तुम्हारी पीठ देखकर ही पहचान लिया और तुम हमारा चेहरा देखकर भी नहीं पहचान पाई। ओ शुभ्रा, पर कितनी बदल गई हो तुम, मैंने कहा। वह क्या 20 वर्ष पूर्व की शुभ्रा थी। तब का गोल गोल आनंदी चेहरा लंबोदर होकर और भी आकर्षक बन गया था। सुघड़ जूड़े में मंडित घने केश पास की गरिमा क्षीण होने से ही संभवतः उन्हें काट छांट कर यत्न से टीज कर दिया गया था। उन अधरों की स्वाभाविक लालिमा को मैंने बहुत निकट से देखा था। उन्हें निरंतर रंग कर ही क्या गृह स्वामिनी ने ऐसा धूमिल बना दिया था। सूखे पपड़ी पड़े क्लांत अधरों पर अवसन स्मित की रेखा सहसा उज्जवल हो उठी। यहाँ बड़ी भीड़ है, चलना, कार में चलकर बैठें। और मैं कुछ कहती इससे पूर्व वह मुझे अनेक कारों की पंक्ति में भी विशिष्ट रूप से चमकती अपनी काली लंबी गाड़ी में खींच ले गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू यहाँ मिल जाएगी। कार की हल्की रोशनी जलाकर वह मुझसे सट गई। अपनी छीण कट के कौमारी को वह निश्चय ही मुट्ठी में बांध कर सेधती आई थी, पर फिगर को जकड़े रहने पर भी संस्कृति जैसे उसकी पकड़ से छूटकर बहुत दूर छिटक गई थी। पट्टी से ब्लाउज पर उदासीनता से पड़ा उसकी पारदर्शी साड़ी का आंचल, अंगुलियों पर हीरे की वर्तुलाकार जगमगाती अंगूठी से उज्जवल हो उठी निकोटीन के इतिहास की निर्लज कालिमा और आंखों के नीचे रात्रि जागरण से उभरी काली झाई, जिसे उसका मस्करा कौशल भी नहीं छिपा सका था। आखिरी बार हम कहाँ मिले थे, उसने पूछा। 20 वर्ष पूर्व, मैंने कहा, जब तूने हमारी वार्डन को अपने अपूर्व अभिनय से पसीना पसीना कर दिया था। वह जोर से हंसी और उसी परिचित हास्य धारा ने हम दोनों के भूले बिसरे कौशल्य को खींचकर एक बार फिर सामने खड़ा कर दिया। शुभ्रा हमारे हॉस्टल की सबसे आनंदी लड़की थी। उसके परिहास रचित चित्त ने उसे पूरे आश्रम का क्रेज बना दिया था। ऐसे ऐसे मजाक करेगी कि सब हंसते हंसते दोहरे हो जाएंगे, पर स्वयं ऐसी भोली सूरत बनाए बैठ जाएगी जैसे कुछ जानती ही ना हो। उसी 1 अप्रैल को पूरे छात्रावास में हवा की भांति यह समाचार फैल गया था कि सुंदरी शुभ्रा को गर्दन तोड़ हो गया है। 2 ही दिन पूर्व इसी विषम ज्वर से छात्रावास की एक प्रतिभाशालिनी छात्रा के प्राण लिए थे। प्राणांतक सरदर्द में इधर उधर सर पटकती जूठी दी ही की भांति शुभ्रा भी तड़पती सर फेंकती दम तोड़ने लगी थी। उसके उस परिहास का रहस्य सीमित था केवल हम दोनों तक। कैसी शोक जमजात अभिनेत्री थी वह। जब हम शांत जूठी दी की मृत्युशैया के पास विवश खड़ी सिसक रही थी, तब क्या वह आगामी 3 दिन के बाद के अभिनय का मूल रिहर्सल कंठस्थ कर रही होगी। जब वार्डन उसके घर को तार करने भागी, तभी वह हंसती हंसती उठ बैठी थी। दूसरे ही दिन मैं अपने पिता की बीमारी का तार पाकर चली गई और फिर उससे कभी नहीं मिल पाई। बीच बीच में वह पत्र लिखती रहती। उसके पत्रों की भी बोटी बोटी उसी की बात फड़कती थी। उसी के एक पत्र ने मुझे उसके विवाह का समाचार भी दिया था। उसके समृद्ध प्रतिवेशी परिवार की बड़ी बहू कालिंदी ने ही विचित्र परिस्थितियों में उसे अपने उस छोटे देवर के लिए पसंद कर लिया था, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े परिवारों के रिश्ते चले आ रहे थे। अप्पा साहब की हवेली के अमरूदों की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, उसने लिखा था, किंतु उस बगिया के अमरूदों से मीठा उस गृह का छोटा पुत्र है, यह मैं खूब अच्छी तरह जानती थी। फिर जिन अंगूरों को विवश बाद में खट्टा कहना पड़े, उस पर लपकने की मूर्खता में भला मैं कभी क्यों करती। मैं जानती थी कि मैं एक अध्यापक की पुत्री हूँ। अप्पा साहब की बड़ी बहू कालिंदी थी।
स्वयं एक प्रतिष्ठित परिवार की कन्या और मंझली बहू के पिता थे चीफ जस्टिस। तब तू ही बता, मेरी क्या विसात थी जो उस ग्रह की बहू बनने के सपने देखती। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि मैं केवल अमरूद चुराने ही गई थी, उस ग्रह के पुत्र को चुराने की बदनीयती से नहीं। मैं जानती थी सास ससुर विहीन उस विराट साम्राज्य की एक छत्र स्वामिनी कालिंदी भाभी अत्यंत उग्र स्वभाव की हैं और उस अलभ्य की किसी किशोरी के गुलाबी गालों वाले इलाहाबादी अमरूदों का एक एक बूटा उन्हीं के हाथ से सजा संवरा है। यही नहीं, एक एक दाने पर उनकी सील लगी रहती है और पकने पर अपने ही ऊंचे तबके के इष्ट मित्रों के यहाँ वे गिन गिन कर डलियाँ भेजती हैं, वह भी ऐसे जैसे अमरूद नहीं अशर्फियाँ लुटा रही हैं। सोमवार को वे नित्य 8 बजे अपनी देवरानी मालिनी को लेकर ग्रह के इष्ट शिव के पूजन को जाती हैं। यह मैं जानती थी। माली खाट पर बेसुध पड़ा सो रहा था, यह भी मैंने अपनी खिड़की से देख लिया था। लाल गुलाबी फलों से लदे पेड़ की डाल मैंने लपक कर खींची और मन भर कर अमरूद खाए। आधा अमरूद कुतरती मैं अपने पैर में चुभते कांटे को निकाल रही थी कि कालिंदी भाभी अपने पति दोनों देवर और देवरानी के साथ कार से उतरकर सीधी मेरे सामने खड़ी हो गई। अब समझ में आया कि 10 नंबर के पेड़ के 17 दाने उस दिन कौन ले गया। यही बाबूराम मास्टर की भुखमरी कंगली रही होगी। मेरे जी में आया मैं उसी क्षण उस अहंकारी महिला के पट्टाम्बर परिधानों को चीर कर धज्जियां उड़ा दूं। यह ठीक था कि मेरे पिता अध्यापक थे, किंतु उन 3 सुदर्शन पुरुषों के सन्मुख मेरे दरिद्र कुल की ऐसे निर्लज व्याख्या करने का उन्हें क्या अधिकार था भला। बता छोकरी, तू अमरूद चुराने यहाँ क्यों आई। कालिंदी भाभी तनकर खड़ी हो गई। क्योंकि ऐसे मीठे अमरूद और किसी बगिया में नहीं, मैंने कहा और उनके रोबदार तमतमाए चेहरे को बड़ी अवज्ञा की दृष्टि से देखती मैं हंसने लगी। मेरे इस अभ्रद प्रहार से बेचारी तिलमिला गई। मुझे मारने को ही शायद उनकी पुष्टभुजा हवा में उठी ही थी कि पीछे खड़े उनके पति ने अपनी रुष्ठा चामुंडा को थाम लिया। आहा, जाने दो कालिंदी, इतने अमरूद तो लगे हैं, एक आध खा भी लिया तो कौन सा अंधेर हो गया। मैं चुपचाप खिसक आई, पर पता नहीं कालिंदी भाभी ने कैसा शाप दिया कि उसी रात को मुझे तेज ज्वर हो गया। 5वें दिन भी जब ज्वर नहीं उतरा तो पिताजी मुझे मौसी के पास बरेली पहुंचा आए। वहीं मुझे एक दिन कालिंदी भाभी का मधुर प्रस्ताव दूसरे सन्निपात ज्वर की बेहोशी में खींच ले गया। इसी 18 अप्रैल को मेरा विवाह है, तू आएगी ना। पर शुभ्रा के विवाह में मैं ना जा सकी। धीरे धीरे उसके पत्र भी आने बंद हो गए। ससुर ग्रह की प्रभुता के मद ने ही शायद उसे विस्मित के अंधकारपूर्ण कक्ष में मूंद दिया था। और अचानक वह इतने वर्षों बाद यहाँ मिल गई। क्यों शुभ्रा, मैंने पूछा। अभी 1 अप्रैल को अपने विलक्षण परिहास रसिक चित्त का परिचय ससुराल वालों को देती है क्या। एकाएक उसका चेहरा फक पड़ गया। शक पकाकर उसने इधर उधर देखा और फिर जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उन सुंदर आयत नैनों की सजल स्निग्धता सहसा 2 बूंद बना मेरे हाथों को भिगो गई। सबसे बड़ा मजाक मैं कर चुकी हूँ। अच्छा हुआ तू मिल गई, जल्दी जल्दी कह ही डालूं। अचित आते होंगे और साथ में वही होगी। फिर क्या वह मुझे बोलने देगी, ऐसा मेरा मुंह ढाँप कर रख देगी। पसीने से तर कांपती सफ़ेद हथेली से शुभ्रा ने बड़े जोर से मेरा मुंह बंद कर दिया और मेरा दम घुट गया। विवाह होते ही मैं समझ गई थी कि कालिंदी भाभी मुझे जानबूझकर ही मध्यवर्गीय परिवार से इसीलिए लाई थी जिससे मैं जीवन भर उनका रौब मानती रहूं। मातृहीन देवर को उन्होंने पुत्रवत ही पाला था। कहीं ऊंचे ग्रह की कन्या लाई तो मंझले देवर की भांति अपने बहू के अंगूठे तले दबा मर्द बना वह भी हाथ से निकल जाए तो। प्रत्येक वर्ष 2 माह की छुट्टियां हमें उन्हीं के साथ मनानी होंगी। यही नहीं, उनका प्रत्येक आदर्श अच्युत के लिए कानून की अमिट रेखा था। संतानहीना कालिंदी भाभी का स्वभाव दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा था। उनका प्रत्येक वाक्य मुझे बार बार स्मरण दिलाता रहता
कि आज जो मैं इतने बड़े अफसर की पत्नी हूँ, उसका श्रेय मेरे भाग्य को नहीं, उन्हीं के औदार को है। 2 गज की दूरी पर मायका था, किंतु मुझे 10 वर्ष के पुत्र की माँ बनने पर भी इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि अपने अंधे वृद्ध विधुर पिता के पास एक रात भी बिता लूं। रात रात तक उनकी ब्रजलीला चलती और मुझे कई बार कॉफ़ी बनाने की हाँक लगती। कभी कभी तो सबकी उपस्थिति में मुझे बुरी तरह अपमानित कर देती। इतने साल हो गए शुभ्रा, पर ढंग से कांटा चम्मच पकड़ना भी नहीं सीख पाई। मैं मन ही मन उबल उठती। अपनी संपत्ति का लाख घमंड करे कालिंदी भाभी, घर की बहुओं में तो मेरा ही पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी है। भारी चुंबक की स्वाभाविकता से एक दिन मेरा ही पुत्र अप्पा साहब की संपत्ति को खींच लेगा। मालिनी भाभी के एक ही पुत्री थी, उसे भी पोलियो ने पंगु बना दिया था। वैसे इसी बीच कालिंदी भाभी एक और मूर्खता कर बैठी थी। जेठ जी के एक साले जिलाधीश थे। उन्होंने किसी अनाथालय में सुंदरी अनाथ बालिका को देखकर कालिंदी भाभी को फ़ोन कर दिया था। तुमने कभी कहा था कि तुम किसी अनाथ बालिका को गोद लेना चाहती हो, क्या इस बच्ची को लेना चाहोगी? स्वयं जेठ जी ने उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया था। पता नहीं किसकी लड़की है, विवाह के समय 50 समस्याएं खड़ी होंगी। फिर फिर पराई संतान बटोरने की तुम्हें क्या पड़ी है? क्या शुभ्रा का बेटा, मालिनी की बेटी हमारी संतान नहीं है? किंतु कालिंदी भाभी का बढ़ता रक्तचाप ही उनका ब्रह्मास्त्र था। उसी के प्रयोग से उन्होंने अपनी उस बचकानी जिद को भी पूरा कर लिया। लड़की वास्तव में सुंदर थी। भूरे बाल, बहुत गोरा रंग और मछली सी तिरछी आंखें। कुछ दिनों तक वह अपने परिचित परिवेश के पश्चात हमारे गृह के वैभव को देखकर सहम सी गई थी, पर फिर उसके स्वभाव की चंचलता स्पष्ट हो उठी। 4 ही दिन में कालिंदी भाभी ने उस पर जादू की छड़ी सी फेर दी थी। नए ढंग से कटे केश, एक से एक सुंदर फ्रॉक और स्विफ्ट में पहचानी ही नहीं जाती थी। एक दिन औचित्य ने कालिंदी भाभी को छेड़ दिया। एकदम इंग्लो इंडियन लगती है तुम्हारी इला, देख लेना भाभी, बड़ी होने पर एक दिन अप्पा साहब की सारी संपत्ति लेकर किसी दोगले इंजन ड्राइवर के साथ भाग जाएगी। भागेगी क्यों? गंभीर स्वर में भाभी ने कहा। घर का सोना घर ही में रहेगा चित्त, इसे तुम्हारी बहू बनाने तो लाई हूँ। छी भाभी, मैंने तड़प कर कहा था, ऐसा रिश्ता सुनने में भी पाप लगता है। चचेरे भाई बहन का विवाह होता है कहीं? कैसे भाई बहन, मूर्ख कहीं की, कालिंदी भाभी बोली। इसीलिए किसी अबोध लड़की को मैंने गोद नहीं लिया। वह खूब समझती है कि इस हवेली से उसके रक्त मांस का कोई रिश्ता नहीं है। फिर तो वह जैसे हाथ धोकर ही मेरे पीछे पड़ गई। कभी अतुल से कहती, जा अपनी बहू से खेल। कभी कहती, शुभ्रा अपनी बहू को देख जरा, ठीक तेरी ही तरह अमरूद चुरा कर कुतर रही है। मैं मन ही मन बौखला उठती। इला अभी से इतनी सुंदरी थी कि फिर भविष्य में उस सुलक्षणा स्वयं दूती के एक एक लक्षण मुझे सहमाने लगे थे। बचपन से ही ऐसी पक्की बातें सुनकर क्या क्या यह संभव नहीं कि पाल में पकाए गए पपीते की भांति मेरा अबोध पुत्र भी अकाल परिपक्व हो उठे। अतुल को अपनी सगी चचेरी बहन से कोई लगाव नहीं था, किंतु इला के बिना उसका एक पल भी सार्थक नहीं रहता। एक तो वह स्वयं दुस्साहसी दस्यु कन्या पेड़ पर जंगली बिल्ली की भांति फुर्ती से चढ़ सकती थी। उसके मित्रों के साथ क्रिकेट खेलती थी। लड़कों के प्रत्येक खेल में उसकी रुचि थी और लड़कियों के खेल से अरुचि। व्हील चेयर पर अविश बैठी मालिनी भाभी की बेटी अंजना अपनी सुंदर गुड़िया का उच्चोट देने पर भी उसे अपनी सहेली नहीं बना पाई थी, पर मेरे बेटे की अंतरंग बाल सहचरी बन उठी थी। एक दिन कालिंदी भाभी ने खाने की मेज पर मुझे फिर छेड़ दिया। छोटी, कभी कभी तो इला की शक्ल तुझसे इतनी मिलती है कि लगता है तेरी ही बिटिया है। इस बार वे झूठ नहीं बोल रही थी। उस अज्ञात कुल की अवैध बालिका के चेहरे की मेरे चेहरे से सचमुच आश्चर्यजनक समानता थी। अपने बचपन की तस्वीरों से उसका मिलान कर मैं स्वयं दंग रह जाती थी। उस 31 मार्च को प्रकृति भी मेरी परिहास योजना में स्वयं ही रस ले उठी।
मुझे कालिंदी भाभी के व्यंग्योचित उसी क्षण उकसा गई। क्यों ना अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाकर उनका मत्सर बाण उन्हीं की ओर मोड़ दूं। फिर उसी दिन मालिनी भाभी भी मुझे जोश दिला गई थी। क्यों रे शुभ्रा, पिछली 1 अप्रैल को तो हमें खूब रुला चुकी है, इस बार बड़ी भाभी को रुला दे तो हम भी जाने। पिछली 1 अप्रैल को मैंने मालिनी भाभी की माँ की बीमारी का झूठा तार भेज उन्हें बिस्तर बंधवा स्टेशन भी भेज दिया था। कालिंदी भाभी ने बाद में मुझे चीर कर धर दिया था। यह भी कैसा मजाक है छोटी। पर दोस्त मेरा नहीं था। रूस और वैभव के गर्भ में फूली मालिनी भाभी इधर गैस के गुब्बारे से पकड़ में ही नहीं आती थी। एक दिन बोली, हमें कभी कोई बुद्धू नहीं बना सकता। इतनी 1 अप्रैल आई और गई, मजाल हो जो किसी को कंधे पर हाथ भी धरने दिया हो हमने। बस तीसरे ही दिन मैंने उनके कंधे पर हाथ ही नहीं धरे, उन्हें झकझोर भी दिया। इसी से जब उन्होंने मुझे दोबारा ललकारा तो मैंने हंसकर कहा, अच्छा भाभी, इस बार भी मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। और उसी क्षण मेरे कौतूहल प्रिय मस्तिष्क में मेरी कुटिल योजना बिजली बनकर कौंध गई। बरसों से संचित हृदय की अव्यक्त कुढ़न प्रतिशोध लेने परिहास की बैसाखियां टेकती खड़ी हो गई। 1 अप्रैल की वह सुबह किसी किशोरी के अछत कौमार्य और जल स्मित किसी स्निग्ध थी। सोमवार को हम दोनों देवरानियों के साथ हवेली शिवालय में जाती थीं। फिर उस दिन पार्थिव पूजन था। नहा धोकर 8 बजे तैयार रहने का आदेश हमें मिल चुका था। कभी अपने ससुर के अंतरंग मित्र स्वयं जगद्गुरु ने उस शिवलिंग की स्थापना की थी। उस शिवलिंग की महिमा का इतिहास भी विशद था। कैसे उसके स्थापित होते ही अप्पा साहब को सट्टे में अप्रत्याशित लाभ हुआ था और ग्रह के 2 पुत्र एक साथ सिविल सर्विस में निकल गए थे, यह सब मैं सुन चुकी थी। गृह कलह के छोटे छोटे मुकदमे भी बम भोले के उस अपूर्व न्यायालय में ही निपटाए जाते थे। शिवालय में ली गई झूठी शपथ तत्काल उस उग्र देवता का अभिशाप बनकर अभियुक्त के सर पर मत तांडव कर उठती। कालिंदी भाभी, आज मैं आपके साथ अकेली ही चलूंगी, मैंने कहा। क्यों? भाभी गर्जी। मुझे आपसे एकांत में कुछ कहना है, मैंने कहा। कौन सी ऐसी बात है जो तुम मालिनी के सामने नहीं कह सकती? बैसाख का पहला सोमवार है, उसे भी चलना होगा। नहीं भाभी, अपने स्वर की दृढ़ता से मैं स्वयं ही चौंक उठी। बैसाख का पहला सोमवार, इसी से मैं चाहती हूँ आज की पुण्य तिथि में आपकी और भोलेनाथ की पावन उपस्थिति में मैं अपना पाप स्वीकार कर लूँ। मेरे अस्वाभाविक रुधे कंठ स्वर की नम्रता ने भाभी को शायद उलझन में डाल दिया। मालिनी, उन्होंने मालिनी भाभी को बुलाकर कहा, आज तुम घर पर ही रहो। पार्थिव पूजन में शायद कुछ देर लगेगी। सोचती हूँ एक आवृत रुद्र पाठ की करवा लूँ। इतनी देर तक तुम्हारी लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं। मैं प्रसाद आरती के लिए तुम्हें बुलवा लूँगी। मालिनी भाभी ने आश्चर्य से मुझे देखा और मेरी मूक दृष्टि कौतुकपूर्ण चावनी से शायद समझ भी गई कि परिहास रंगमंच पर मेरे प्रसन्न नाटक के अदृश्य सूत्रधार नटी अवतरित हो चुके हैं। शिवालय के शीतल फर्श पर 3 कुशासन बिछाकर पुजारी ब्रह्मदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, मंजली बहू नहीं आई? उन्होंने पूछा। नहीं, उसे घर का काम सौंप आई हूँ। आरती के समय बुला लूँगी, भाभी बोली। विधि विधान से हमने पूजन किया। गोबर, मिट्टी और चावल के 1100 नन्हे शिवलिंग को दुग्ध धवल धार से सिक्त कर धरा पर लोट लोट कालिंदी भाभी क्या मांग रही हैं यह मैं जान गई। न जाने कितनी व्यर्थ औषधियों, सल क्रिया, गंडे ताबीजों से लदा उनका फलहीन पौड़ तरवर सूखी और मुरझाई पीली पत्तियों के साथ साथ स्वयं भी सूखने लगा था। किंतु अपने वयस के 45वें वर्ष में भी उन्होंने फल की आशा नहीं त्यागी थी। आरती लिए मालिनी भी आकर न जाने कब हमारे पीछे बैठ गई थी। आरती हुई। पंडित जी ने अभिषेक की शीतल बूंदों से हमें भिगोया। फिर होठों से विचित्र ध्वनि संगीत प्रस्तुत कर पूजन के लिए आवाहन कर निमंत्रित किए शिवजी को विदा दी। तो
तो भाभी बोली, पंडित जी आप मंजली के साथ हवेली चल भोजन पाएं। हम दोनों थोड़ी देर में स्वयं ही एक आवृत्ति पाठ कर आएंगी। मालिनी भाभी ने जोर से मुझे चिकोटी भरी, जैसे एक आवृत्ति पाठ की मिथ्या घोषणा के पीछे छिपा रहस्य समझ गई हूँ। चलते चलते भाभी की नज़र बचा मेरे कान के पास आकर फुसफुसा भी गईं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। उन दोनों के जाते ही कालिंदी भाभी मेरी ओर मुड़ी। क्यों, क्या कहना है तुझे छोटी? कुछ पलों के लिए मैं हवा में हिलती दीपशिखा को देखती ही रही। अगरबत्ती की सुगंधित अवसन धूम्र रेखा के बीच कैसा दिव्य सन्नाटा था। भव शिवलिंग पर लगा गोरोचन अगरू कुमकुम का तिलक और इधर उधर बिखरे शिवनामांकित हरे बिल्व पत्र मुझे सहसा अपनी अल्पज्ञानता डंक दे उठी। ऐसे पवित्र शिवालय में क्या अपना ओछा परिहास कर पाऊंगी? जी मैं आया हंसकर उन्हें सब कुछ बता दूं, पर दूसरे ही क्षण अपनी गर्वीली मंजली जिठानी की चुनौती का स्मरण हो आया और मैं फिर तन गई। आपसे जो मैंने भाई बहन के रिश्ते की बात कही थी वह एकदम सच है भाभी, मैंने कहा। कैसे सच हो सकता है छोटी? तू जानती है कि दोनों में रक्त मांस का कोई रिश्ता नहीं है। उनका स्वर मंदिर के धमाके सा गूंज गया। वही कहने तो आई हूँ भाभी, इला मेरी बेटी है। कालिंदी भाभी ने चौंक कर मुझे देखा। क्या तेरा दिमाग फिर गया है छोटी? ठीक कह रही हूँ भाभी। आपको याद होगा, विवाह से 7 माह पूर्व मैं अचानक मौसी के पास बरेली चली गई थी। फिर वहीं एक अंधेरे बंद कमरे में मैंने इला के जन्म की प्रतीक्षा की थी। ईश्वर की कृपा से समय से पूर्व ही इसके जन्म ने मुझे मुक्ति दी। आपको याद होगा, मेरा घूंघट उठाते ही आपने कहा था, अरे तेरा चेहरा इतना पीला कैसे पड़ गया है। उफ, कितना बड़ा झूठ बोल गई थी मैं। परिस्थितियों को मैंने किसी अपूर्व छल बल से तोड़ मरोड़ दिया था। फिर जैसे कोई चतुर्दश लोहे की मोटी मोटी छड़ों को तोड़ मरोड़ कर भीतर घुसपैठ कर लेता है, वैसे ही मैंने 100 दलीलें पाकर भी कभी आश्वस्त न होने वाली भाभी के सक्की स्वभाव की अर्गलना को लपक कर खोल लिया। विवाह से पूर्व सन्निपात ज्वर का आभास पाते ही पिताजी मुझे मेरी मौसी के पास बरेली अवश्य ले गए थे, किंतु मेरी उस यात्रा के पीछे किसी कलंक की कालिमा नहीं थी। मौसी मिशन अस्पताल में डॉक्टरनी थी और मेरे पीले चेहरे के पीलेपन में कुछ मामी भाभियों द्वारा पोती गई हल्दी का कला कौशल था, कुछ सन्निपात जन व्रतहीनता। बेशरम, भाभी बोली। उनका रक्तचाप उनके गोरे चेहरे पर अबीर बनकर फैल गया। उसी आवारा से शादी क्यों न कर ली तब? इस हवेली में किस दुस्साहस से आई थी? क्योंकि कैकई को मंत्रणा देती कुब्जा मंत्रा ही जैसे उछलकर मेरी जिह्वा पर बैठ गई। मैं उससे विवाह भी करती तो इसी हवेली में आना पड़ता। फिर मैं उससे विवाह कर भी नहीं सकती थी। क्यों? भाभी के प्रश्न की हिस्टेरिकल गूंज से मंदिर का घंटा भी हिल गया। क्योंकि उनका विवाह हो चुका था। उनके प्रश्न के तीव्र स्वर की मीड़ को मेरे उत्तर का कोमल गंधार इस बार पागल बना गया। किसी दुर्दांत बालिका द्वारा चढ़ाई गई कोकिल के खींचे स्वर की कुहू इस बार तीव्रतम हो उठी। किससे? उन्होंने सांस रोककर पूछा। आपसे, कहकर मैंने आंखें मूंद ली। उस सफ़ेद पड़ गए रोबदार चेहरे की क्षणिक दीनता देखने का मेरा दुस्साहस स्वयं ही दप से बुझ गया। जब आंखें खुली तो कालिंदी भाभी पागलों की भांति शून्य दृष्टि से मुझे घूर रही थी। मेरे प्रति जेठ जी का अनोखा लाड, विवाह से पूर्व मुझे बचाने को थामी गई भाभी की भुजा, छुट्टियां बढ़ाने का दुलार भरा आग्रह, और आज अचानक उनका जघन्य बन गया अपराध, मेरे अतुल के प्रति उनका अनन्य प्रेम, ये सब तथ्य मेरे पक्ष को सबल बनाने संभ्रांत परिवार से आए शिष्ट गवाहों की भांति मुझे घेर कर खड़े हो गए। छोटी, अथाह जलराशि में डूबी भाभी सहसा तिनका पा गईं। मेरा हाथ अपनी गोरी गुदगुदी हथेली थाम कर उन्होंने शीतल सन अभिषिक्त शिवलिंग पर धर दिया।
इनकी शपथ खाकर कह छोटी, यह सब सच है। मैं एक पल के लिए झिझकी, संस्कारशील चित्त से हथेली हटाने की चेष्टा भी की, किंतु घाघ भाभी ने हाथ कसकर दाबा था। हाँ भाभी, सच है, मैंने कहा। उन्होंने फिर एक शब्द भी नहीं कहा। घर पहुंचते ही जेठ जी द्वार पर मिल गए। अरे छोटी, आज तुमने दोबारा चाय नहीं पिलाई तो तृप्ति ही नहीं हुई। बनाओ तो एक प्याला चाय, उन्होंने हंसकर कहा। कालिंदी भाभी उन्हें अग्नेय दृष्टि से भस्म करती भीतर चली गईं और फटाक से अपने पलंग पर लेट गईं। मैं स्टोव जलाकर जेठ जी के लिए चाय बना ही रही थी कि हंसती हंसती मालिनी भाभी आ गईं। क्यों री छोटी, लगता है कुछ गहरा ही मजाक कर आई है। वाह भाई वाह, मान गए तेरी बात, तूने बीरबल को भी हंसा दिया। चाय उबली भी नहीं थी कि जेठ जी भागते भागते आए। लगता है कालिंदी को रक्तचाप का बेढप दौरा पड़ा है। वह तो एकदम बेहोशी सी पड़ी है, आंखें ही नहीं खोलती। उनकी आंखें फिर सचमुच ही नहीं खुली। देखते ही देखते 3-4 डॉक्टर आए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। किसी आकस्मिक उत्तेजना से दिमाग की नस फट गई थी। सेलिब्रस थर्मोविसिस, या तो अब प्राण हरेगा या बाणी। भगवान करे ऐसा ही हो, मैं मनाने लगी। मेरे कलमुहे घातक मजाक की मेरे देवतुल्य जेठ जी से भाभी कभी कोई कैफियत ना मांग सके, पर बिना किसी कैफियत मांगे ही कालिंदी भाभी मन का समस्त अव्यक्त आक्रोश मन ही में लिए एक रात के ठीक 10 बजे चली गईं। ऐसी आकस्मिक मृत्यु के लिए मैं प्रस्तुत नहीं थी, पर सच पूछो तो वे गई नहीं हैं। तब से वे नित आधी रात को मेरी छाती पर चढ़कर कहती हैं, तूने झूठी शपथ खाकर मुझसे मेरा पति छीना, अब तुझे भी पति सुख नहीं भोगने दूंगी। जब जब आचित्य मेरे पास आते हैं वे साथ रहती हैं। वह देख, वह देख, अब मैं कहाँ छिपूं, कहाँ। व्याकुल होकर वह मुझसे लिपट गई। मैं घबरा गई। अभी तक तो यह अच्छी भली थी, अब हजरतगंज के भीड़ भरे चौराहे पर कार में थर-थर कांपती मुझसे लिपटी अपनी इस विचित्र संगनी को लेकर मैं कब तक बैठी रहूंगी। सहसा एक क्लांत कंठ स्वर सुनकर मैं चौंक उठी। कितना परेशान कर डालती हो तुम शुभ्रा। उसने शायद पहले मुझे नहीं देखा, फिर देखते ही नम्र स्वर में बोला, क्षमा कीजिएगा, असल में घंटे भर से इन्हें ही ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया हूँ। मैं चलूँ शुभ्रा, मैंने कहा, पर वह तो जैसे काठ बन गई थी। कार के कांच पर गड़ी भावनाहीन दृष्टि और कठोर मुख मुद्रा। मैं सहम कर उतर गई। चलिए आपको छोड़ दूं, उस सोमकृत पौड़ ने कहा। नहीं, आप चिंता न करें, मैं रिक्शा कर लूँगी। पर वह कार को लॉक कर मेरे साथ साथ चलने लगा। आप शायद शुभ्रा को पहले से जानती हैं। जी हाँ, हम दोनों एक साथ पढ़ती थीं। क्या उसने आपको पहचान लिया? आप देख ही रही हैं, 4 साल से इसका यही हाल है। 4 वर्ष पूर्व हमारे गृह में एक अप्रिय घटना घट गई थी। 1 अप्रैल को यह न जाने मेरी बड़ी भाभी से कैसा मजाक कर बैठी। वह रक्तचाप की मरीज थी, हो सकता है उन्हीं के रोग ने उनके प्राण लिए हों, पर इसके मन में तो यही शैतान घुसा बैठा है कि किसी के मजाक ने उनके प्राण लिए हैं। देश विदेश घुमा लाया हूँ, एन आब्रट के स्टोर फंड क्लीनिंग तक ले जा चुका हूँ, जहाँ के मनोवैज्ञानिक के धुरंधर पंडित कैसे कैसे विकट उन्माद रोगियों को साध लेते हैं। यहाँ भी नूरमंजिल का नाम सुनकर ही लाया था, पर हर विशेषज्ञ उसी मजाक का सूत्र पकड़ना चाहता है। कैसा मजाक था, क्यों किया था, आदि आदि मैं क्या बतला सकता हूँ। न मुझे कुछ पता है, न मालिनी भाभी को, यह तो कुछ बताती नहीं। जब जब मुझे देखती है ऐसी ही काट बन जाती है। आपसे तो कुछ नहीं कहा इसने। मैं चुप थी। आदर्श शिवलिंग को साक्षी बना क्या इस बार मुझे झूठी शपथ खानी होगी? एक बार उस मजाक का रहस्योद्घाटन कर देने पर क्या यह संभव नहीं था कि कालिंदी भाभी का छोटा देवर भी उसे निर्मूल संदेह का शिकार बन जाए? नहीं कहा मुझसे, उसने कुछ भी नहीं कहा। ओह धन्यवाद, मैं उसे जानता हूँ। वह कभी कुछ नहीं बताती। वह बेचारा सर झुकाकर चला गया।
फिर एक बार मैंने मुड़कर देखा। कार का द्वार खोल कर वह चालक की सीट पर बैठ गया था। उसे देखते ही पीछे बैठी शुभ्रा एक बार फिर से काठ की बन गई थी, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर ऐंठ दी हो। क्या पता कालिंदी भाभी की प्रेत छाया उसका मोदाब उस क्षण भी उससे कह रही हो, तुझे पति सुख नहीं भोगने दूंगी शुभ्रा। तूने झूठी शपथ खाकर मेरा पति मुझसे छीना है।